अच्छा, इसमें बड़ा इसमें सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग के पास नोटबुक और पेंसिल होनी चाहिए। सिर्फ मुझे सुनने से नहीं फ़ायदा होगा, आप लोग खुद भी जब मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँगा आपके सामने, तो आप लोग खुद आंसर लिख रहे होंगे कि इसका ये आंसर होना चाहिए, फिर मैं बताऊँगा जी ये आंसर है। तो आप देखेंगे आपका आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए आप लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, आप लोगों के पास पेंसिल, नोटबुक होनी चाहिए कि आप लोगों ने साथ-साथ लिखना भी है, सिर्फ सुनना नहीं है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाएँ आप। कह रहे हैं कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म्ड व्हेन सिलिकॉन रिएक्ट्स विद क्लोरीन अंडर द सूटेबल कंडीशन इट इज कलरलेस लिक्विड विद अ लो बॉइलिंग पॉइंट। एक्सप्लेन व्हाई SiCl4 is has a low boiling point। अब देखिए पहली बात, आप देखिए ये SiC, आपको थिंकिंग प्रोसेस क्या है? SiCl4 कौन सा कंपाउंड है? कोवेलेंट है, ठीक है, क्योंकि बोथ आर नॉन मेटल्स। अब कोवेलेंट के अंदर ये कौन सा है, जॉइंट कोवेलेंट या सिंपल? तो ये सिंपल कोवेलेंट है, ठीक है। देखिए ना, ये सिंपल कोवेलेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स आर फिक्स। ये आगे एक्सटेंड तो नहीं हो रहा ना, बस यहीं पे खत्म हो गया मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब है दिस इज द सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। और इसके अंदर क्या होंगी बेटा? IMF होती है, IMF। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, ठीक है। मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रॉन्गर इज द IMF। तो आपने यहाँ पर ये बताना है कि इसके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम क्यों है। तो आप बताएंगे, पहली बात ये बताएंगे कि SiCl4 इज अ सिंपल कोवेलेंट मॉलिक्यूल। पहली बात तो आपने ये बतानी है। और दूसरी बात बेटा आपने ये बतानी है कि इसके अंदर वीक IMF है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर प्रेजेंट। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर आप स्पेसिफाई कर देना कि कौन सी फोर्सेस होंगी जी इसमें, लंदन फोर्सेस, ठीक है जी, लंदन फोर्सेस, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल है ना, जो डायपोल्स है वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वीक लंदन फोर्सेस आर प्रेजेंट। और अगर वो दो मॉलिक्यूल्स का कंपैरिजन दे रहा होता तो फिर आपने बताना था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे वहां पर IMF स्ट्रॉन्गर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। सिलिकॉन रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस एन एसिडिक सॉल्यूशन। अब बेटा ये जो रिएक्शन है ना, ये आपने AS में पढ़ा था, तो इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपको AS की चीजें भी आनी चाहिए। अभी देखिए ये इनऑर्गेनिक AS केमिस्ट्री में आपने पढ़ा था कि SiCl4 और इसका रिएक्शन वाटर के साथ जब होगा तो क्या बनेगा? SiO2 बनेगा और 4HCl बनेंगे। देखिए ना, ये एच सॉरी ये 2 आएगा इधर, तो ये HCl मिल जाएंगे यहाँ से और SiO2 बनेगा। Describe two weird observation when silicon tetrachloride is added drop by drop to small amount of water। अब देखिए आपको ऑब्जर्वेशन जब बतानी है वो ये बतानी है कि यहाँ पर जो SiO2 है ना बेटा, ये तो सॉलिड है। आप दो लिक्विड्स को मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड बन रहा है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड, व्हाइट सॉलिड इज फॉर्म्ड। एक आपको व्हाइट सॉलिड बनता हुआ नजर आ रहा है। और व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स, HCl का आप बेटा ये काफी देर से पढ़ते आ रहे हैं O लेवल्स में भी और AS में भी, कि जब भी HCl बनेगा तो आपने ऑब्जर्वेशन क्या लिखनी है कि व्हाइट स्टीमी फ्यूम्स आपको HCl के मिलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये हमने कल भी कर लिया था, लेकिन चलें अब हम ईयरली स्टार्ट करें तो उसको जल्दी से दोबारा कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि a sample of 0.8505 ग्राम ऑफ SiCl4, इसको आप ऐड कर रहे हैं वाटर में। तो ये भी हमने रिएक्शन किया है, जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? HCl बनेगा और साथ में SiO2 बनेगा। अच्छा, ये कितने ग्राम है जी? 0.8505 ग्राम्स SiCl4 है, ठीक है। कह रहे जब इसको वाटर में ऐड किया तो ऑल ऑफ दिस सॉल्युबल एसिड प्रोडक्ट इज डिसॉल्व। ये जो बड़ा एसिड बना है ना, ये एसिड आगे फर्दर डिसॉल्व होगा ना, क्योंकि ये देखें स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो 4H प्लस एंड 4Cl माइनस। वो कह रहा है कैलकुलेट द पीएच, पीएच बतानी है आपने। आपको देखिए इनिशियल क्या चीज गिवन है? SiCl4 का मैस गिवन है, तो उसके मोल निकाल लेते हैं जी। मोल कैसे निकलेंगे इसके? 0.8505 डिवाइडेड बाई इट्स MR। सिलिकॉन का MR कितना होता है? सिलिकॉन का 28.1 है और 4 क्लोरीन है 35.5। इसको आप बेटा ऐड कर लें सबको, तो आपके पास आ जाएगा 170.1, ठीक है जी। तो ये मोल्स कितने आ रहे हैं SiCl4 के? मोल्स बेटा आपके पास आ रहे हैं यहाँ पर 0.005 मोल्स, ठीक है, SiCl4 के। तो बेटा ये HCl के कितने मोल आएंगे?
HCl के कितने मोल आएंगे? SiCl4 और HCl में मोलर रेशियो क्या है? 1:4 है। जितने SiCl4 के मोल होंगे HCl के डबल होंगे, तो 4 टाइम्स 0.005। ठीक है जी, तो 4 टाइम्स 0.005 आप करें तो आपके पास बेटा कितने मोल बन रहे हैं इसके? 0.02 मोल्स ऑफ HCl। अब देखिए आगे आप कैलकुलेशन आराम से करें। ये HCl है, H प्लस और Cl माइनस ना, तो HCl है 0.02, तो H आयन भी कितने बनेंगे बेटा? H आयन भी कितने बनेंगे? 0.02। 1:1 है ना, जितने मोल HCl के होंगे उतने मोल H आयन के भी बनेंगे। पीएच निकालनी है। पीएच का फॉर्मूला आपको पता है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच आइन होता है, मतलब 1000 में बताना होता है। बेटा ये जो एच आइन आ रहे हैं ये कितने वॉल्यूम में आ रहे हैं? देखें 800 क्यूबिक सेंटीमीटर में। तो अब आप देखेंगे 0.02 मोल्स, 0.02 HCl के 0.02 ये आपके पास आए 800 क्यूबिक सेंटीमीटर में, 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितने आ रहे हैं? एक्स आ रहे हैं। 0.025 ना, 0.025 मोल्स ये एच आइन्स आ रहे हैं जी। ठीक है जी, 0.025 मोल एच आइन के आ रहे हैं। चेक कर लें बेटा, इतने आ रहे हैं एच आइन या नहीं आ रहे? जल्दी से चेक करें। जो एच आइन आ रहे हैं आपके पास 0.025 आ रहे हैं ना, ये जो आपने एच आइन निकाले थे बेटा, हाँ ये जो आपने बेटा एच आइन निकाले थे ऊपर, ये 800 में आ रहे हैं, 800 क्यूबिक सेंटीमीटर में ना। आपने 1000 में निकालने होते हैं क्योंकि पीएच का जो फॉर्मूला है उसमें स्क्वायर ब्रैकेट 1000 में बता रही है। तो अब माइनस लॉग 0.025, अब इसको बेटा आप सॉल्व कर ले। माइनस लॉग 0.025, तो ये आपके पास आ रहा है 1.6। ठीक है जी, 1.6। अच्छा, अब बेटा देखें नेक्स्ट पार्ट में आ जाएं। सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड कैन बी प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 1। इस रिएक्शन 1 के अंदर जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड बन रहा है उसकी एंट्रोपी चेंज उसने आपको बताया। एंट्रोपी चेंज फॉर दिस रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ सिलिकॉन बी बेटा गिवन है। एंट्रोपी का आपकी यूनिट पता है ना? एंट्रोपी होती क्या? मेजर ऑफ डिसऑर्डर, और इसकी यूनिट है जूल्स पर केल्विन पर मोल। जितना डिसऑर्डर ज्यादा होगा, जितनी रैंडमनेस ना ज्यादा होगी, उतनी एंट्रोपी की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड की भी इंडिविजुअल एंट्रोपी उसने दी है। किसकी नहीं दी हुई बेटा? क्लोरीन की नहीं दी हुई, और वही एंट्रोपी आपने फाइंड आउट करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? डेल्टा एस ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। ये फॉर्मूला है जी। अब देखिए रिएक्शन की एंट्रोपी क्या है? 225.7। प्रोडक्ट की एंट्रोपी बेटा क्या है? प्रोडक्ट की एंट्रोपी दी हुई है ना 239। साथ साथ बेटा सॉल्व करते जाएं, ठीक है। और माइनस रिएक्टेंट्स की, रिएक्टेंट्स दो है इसमें देखें, एक सिलिकॉन है और एक क्लोरीन है। तो जो सिलिकॉन है, जो सिलिकॉन है बेटा उसकी एंट्रोपी है 18.7 प्लस, और जो क्लोरीन है बेटा उसकी एंट्रोपी नहीं पता ना, और उसके 2 मोल्स हैं, तो 2x कीजिएगा ये जी। ठीक है जी। अब बेटा आप इसको सॉल्व कर लें, ये आ जाएगा 225.7 इज इक्वल टू 239 माइनस 18.7 और माइनस 2x। ठीक है बेटा, अब आपने x की वैल्यू निकालनी है। 2x तो आपके पास 2 मोल क्लोरीन का आएगा ना, देखिए यूनिट देखिए वो 1 मोल के लिए कह रहा है। 2x का मतलब है 2 Cl, आपने 1 मोल के लिए बताना है बेटा। तो इन सारी वैल्यूज को उधर ले जाएं और x की वैल्यू निकालें। शाबाश, आपके पास आंसर आना चाहिए। आप लोगों में से हाँ उमर ने आंसर दिया है, आंसर आ रहा है +223। ठीक है, व्हाई द एंट्रोपी चेंज फॉर द रिएक्शन 1 इज नेगेटिव? कह रहे जी इसमें एंट्रोपी चेंज नेगेटिव में क्यों आ रहा है आपका? बेटा नेगेटिव में इसलिए आ रहा है, देखें जब भी, देखें जब भी डिसऑर्डर कम हो रहा होगा तो एंट्रोपी नेगेटिव में आएगी।
डिसऑर्डर कम हो रहा होगा। आप जरा आप रिएक्टेंट को देखिए, रिएक्टेंट में आपके पास गैस है और गैस से लिक्विड जा रहा है ना, तो गैस में ज्यादा एंट्रोपी होती है, लिक्विड में कम। गैस में ज्यादा डिसऑर्डर है, लिक्विड में कम। तो इसलिए बेटा आपकी जो एंट्रोपी है वो नेगेटिव में आ रही है। तो आप बताएंगे यहाँ पर कि मोर मोल्स ऑफ द गैस ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड पर ज्यादा मोल्स हैं गैस के। मोर मोल्स ऑफ गैस ऑन लेफ्ट हैंड साइड मीन रिएक्टेंट वाली साइड पर, ठीक है। या डिक्रीज इन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या आप बताएं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस डिक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज -640 kilojoules per mole. Reaction 1 is spontaneous at lower temperature. अच्छा देखिए, बाज ऐसे रिएक्शन भी होते हैं कि लो टेम्परेचर पर होते हैं, हाई टेम्परेचर पर नहीं होते, ठीक है। ये केस भी हमने किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि आप हमें ऐसा टेम्परेचर बताएं कि जिस टेम्परेचर से ऊपर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड उसने दिया हुआ है। रिएक्शन 1 स्पॉन्टेनियस है लो टेम्परेचर पर, नॉट स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। तो अब आपको पता है कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, ये वाली बेटा। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस। क्यों मुझे पता चले जी ये इक्वेशन यूज करनी है? देखें, उसने आपको एंथैल्पी चेंज दी हुई है। उसने बेटा आपको यहाँ पर एंट्रोपी चेंज भी दिया हुआ है। एंट्रोपी चेंज भी दिया हुआ है, देखिए ऊपर SaCl4 का एंट्रोपी चेंज दिया हुआ है ना बेटा। तो एंट्रोपी चेंज भी है, एंथैल्पी चेंज भी है, और आपको पता है कि रिएक्शन जब फिजिबल होता है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए जी? डेल्टा जी लेस देन 0 होना चाहिए। तो डेल्टा जी भी आपको पता है कि इट इज लेस देन 0। तो आपने बेसिकली ये टेम्परेचर निकालना है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर ना, रिएक्शन लो टेम्परेचर पर बेटा स्पॉन्टेनियस है। आपने ये बताना है कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। मतलब जिस टेम्परेचर से ऊपर आप जाएं तो रिएक्शन इज नॉट स्पॉन्टेनियस। तो आप पता है क्या करेंगे? आप इसको ऐसे करें कि व्हेन द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, व्हेन रिएक्शन इज फिजिबल, जब रिएक्शन फिजिबल होता है तो ये इक्वेशन पता है कैसी होती है? डेल्टा एच माइनस टी डॉट डेल्टा एस शुड बी लेस देन 0, ये होना चाहिए। जब रिएक्शन फिजिबल होता है तो ये जो पूरा फैक्टर आपको नजर आ रहा है ना, ये बेटा माइनस में होना चाहिए, मतलब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए। जी, अस्मा ने तो ये किया हुआ मेरे ख्याल पहले से, ठीक है, गुड। अब बेटा देखिए डेल्टा एच की क्या वैल्यू आ रही है। अच्छा पहले आप इस तरह करें कि टी का ना एक फॉर्मूला बना लें, डेल्टा एच, और इस सारे फैक्टर को उठाकर इस लेस देन के राइट साइड पर ले जाए, तो ये हो जाएगा टी डॉट डेल्टा एस। टी आपने बेटा फाइंड आउट करना है, डेल्टा एस को डेल्टा एच के साथ डिवाइड कर दें, डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा एस इज लेस देन टी। अब बेटा आपको यूनिट्स का ख्याल करना है। डेल्टा एच की यूनिट होती है किलो जूल्स पर मोल, और एस की यूनिट होती है जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो डेल्टा एच की वैल्यू लिखे ना -640, डेल्टा एस की वैल्यू देखिए क्या है, -225.7। देखिए -225.7 ये जूल्स पर केल्विन पर मोल है ना, और ऊपर वाली है किलो जूल्स पर मोल। तो नीचे वाली वैल्यू को आप बेटा, या ऊपर वाली वैल्यू को कर दें या नीचे वाली वैल्यू को, यूनिट सेम करना है। तो नीचे वाली वैल्यू को मैं डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइडेड बाय 1000। जब डिवाइडेड बाय 1000 करूंगा, और ये माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, तो मैं इसको बेटा डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। 0.2257, ये माइनस में बेटा, ठीक है, दोनों माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब आप इसको डिवाइड कर ले, 640 डिवाइडेड बाय 0.2257, तो ये आ रहा है 2835.6। यस बेटा। अगर आप इसको उल्टा करके पढ़ें तो ज्यादा अच्छा आपको समझ आएगा, ऐसे करके। अगर बेटा आप टेम्परेचर इससे बढ़ा देंगे ना, 2835.6 केल्विन से बढ़ा देंगे, देन रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो ये आंसर है 2835.6, कि इससे हायर टेम्परेचर पर रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। अच्छा, सर शुड द आंसर बीन टू सिग्निफिकेंट फिगर?
क्यों जी बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर में क्यों शीरी? 4 सिग्निफिकेंट फिगर देखें उसने यूज किए हुए हैं। डेल्ट आप उसमें भी देखें ना, एंट्रोपी में 2 to 5.7, 4 सिग्निफिकेंट फिगर तो वो यूज कर रहे हैं, तो आप 2 में क्यों आंसर देंगी? उसने 4 तक अलाउ किया हुआ है, 28, 36 भी अलाउ कर रहा है, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर देना है आपने, ठीक है? अच्छा, और सर पार्ट ए में -2 to 5 क्यों नहीं लिया? पार्ट ए में -2 to 5, पार्ट ए किधर है भाई बेटा? इसलिए नहीं लिया ना, देखिए आप दो चीजों को डिवाइड कर रहे हैं। डेल्टा एच की यूनिट है किलो जूल्स पर मोल, किलो जूल्स पर मोल, और एस की यूनिट है एंट्रोपी की, जूल्स पर केल्विन पर मोल। ये मोल से तो बेटा मोल कैंसिल हो जाएगा ना, मोल से तो मोल कैंसिल हो जाएगा, और जूल से जूल, तो ये किलो को कौन कैंसिल करेगा? तो किलो को कैंसिल करने के लिए बेटा किलो को कैंसिल करने के लिए मुझे नीचे वाली वैल्यूज को भी किलो जूल्स में लेकर आना है ना, इसलिए मैंने डिवाइडेड बाय 1000 किया है, इसलिए डिवाइडेड बाय 1000 किया है। सर इक्वेशन फॉर, अंसिया पूछ रही है, इंसिया के इक्वेशन for reaction feasible if temperature more than the value, but will not be supposed to be the temperature for reaction not feasible. बेटा आपने देखे, इसको जरा आप रीड करें ना, कि मैंने ये बताया आपको कि if temperature is greater than 2835.6 then the reaction is not feasible. आप इस तरह करें, ये जो वैल्यू है ना बेटा 2835.6 या 2836, इस वैल्यू को ना आप इस टेम्परेचर की जगह पुट कर ली, ठीक है? बाकी वैल्यूज तो आपको पता है ना, डेल्टा एच भी पता है, डेल्टा एस भी पता है, और टी की जगह ये वैल्यू पुट करें। आप देखिए आपका आंसर डेल्टा जी जो है ना, वो 0 से थोड़ा सा बिगर आ रहा होगा, प्लस में आ रहा होगा। नहीं बेटा, एक शीरी ये पूछ रही है कि क्या ये लेस देन का साइन डालना लाजमी है या इज इक्वल टू का? तो मैं आपको बताऊं, मार्क्स स्कीम में तो वो लेस देन और ग्रेटर देन यूज ही नहीं करता, वो तो इज इक्वल टू डालता है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप लेस देन और क्योंकि देखिए हमने ये पढ़ा है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो रिएक्शन इज फिजिबल ना, तो नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है? तो आप बेटा इज इक्वल टू के बजाय लेस देन और ग्रेटर देन का साइन डालें, ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, जो कि रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, बड़ा आसान है, आप लोग बेटा इसको खुद भी अभी सॉल्व करें। आपने इसे बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको मैं जल्दी से बता दूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, इसका मतलब यह है कि आप अगर कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो रहा है। अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम इंक्रीज हो रहा है। अगर आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हाफ कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो रहा है। मतलब जो काम आप रिएक्टेंट के साथ कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी वही काम हो रहा है, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर क्या होता है कि अगर आपने बेटा कंसंट्रेशन को डबल किया रिएक्टेंट की और रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम बढ़ गया। अगर आपने कंसंट्रेशन जो है रिएक्टेंट की वो 3 टाइम इंक्रीज की और रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम बढ़ गया, उसके स्केयर टाइम के साथ हो रहा है, डबल से नहीं, स्केयर टाइम। तो अगर आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन उसके स्केयर टाइम बढ़ रहा है, तो दिस इज सेकंड ऑर्डर। और जीरो ऑर्डर बेटा क्या होता है? जीरो ऑर्डर ये होता है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन ये होता है कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, तो दिस इज द जीरो ऑर्डर रिएक्शन, राइट? तो अब आ जाइए आप इस क्वेश्चन के ऊपर। वो कह रहे हैं कि आपके पास ICl है, H2 है, ये HCl बना रहा है और I2 बना रहा है, ठीक है? इस रिएक्शन में देखें, इस रिएक्शन के अंदर बेटा आपको क्या चेंज मिल रही है, पहले ये देखें। अच्छा, पहले तो ये टेबल हम बाद में देखते हैं, उसका पार्ट ए पर आ जाए। आइडेंटिफाई अ चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन मिक्सचर दैट वुड इनेबल मेजरमेंट्स ऑफ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन टू बी मेड। बेटा चेंज इन कलर हो रहा है या नहीं हो रहा? चेंज इन कलर हो रहा है ना, मतलब आयोडीन, आयोडीन का कलर क्या होता है? ब्राउन।
ब्राउन सोल्यूशन अगर हो, लेकिन यहाँ पर गैस है तो ये पर्पल वेपर्स होंगे। यहाँ पर क्या होगा जी, पर्पल वेपर्स, ठीक है, क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में है ना, पर्पल वेपर्स। अगर आयोडीन एक्वस होता फिर क्या होना था, फिर इसका कलर होना था ब्राउन। तो आपको बेटा यहाँ पर जो आइडेंटिफाई चेंज टेकिंग प्लेस इन द रिएक्शन मिक्सचर दैट वुड इनेबल मेजरमेंट्स ऑफ द रेट ऑफ दिस रिएक्शन, तो आप बताएंगे चेंज इन कलर, ठीक है। अच्छा, यूज द डाटा इन द टेबल टू शो दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2। आपने बेटा H2 के लिहाज से देखना है। अच्छा, आपने बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर है H2 के लिहाज से, तो आप कोई से ऐसे दो एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करें जिसमें बेटा ये 2018 है, पेपर 2018 है, बट आप कोई से दो ऐसे एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करें जिसमें ICL चेंज ना हो रहा हो, H2 चेंज हो रहा हो, ताकि जो रिलेटिव रेट है ना वो सिर्फ आप H2 के लिहाज से स्टडी कर सकें। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 को देखें, ICL इज अनचेंज, H2 चेंज हो रहा है और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज हो रहा है। नहीं बेटा जोहा, हम ये नहीं कह सकते कि इसमें आपका जो वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है। आपको कहीं कलर चेंज बताना है कि प्रेसिपिटेट बताने, अगर कि प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, और अगर गैसेस के केस में तो यहाँ तो वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रहा ना, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा बेटा इधर। 3 मोल्स रिएक्टेंट के और 3 मोल्स ही गैस के हैं। अगर चेंज हो रहा होता देन आप बता सकते थे, यस। अच्छा बेटा, आप देखें, आपको बताना है कि H2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। तो एक्सपेरिमेंट 1 और 2 हमने सिलेक्ट किए क्योंकि 1 और 2 के अंदर हाइड्रोजन चेंज हो रहा है और ICL चेंज नहीं हो रहा, और हाइड्रोजन के लिहाज से आपका रिलेटिव रेट चेंज हो रहा है, ठीक है। कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, इसका बेस्ट मेथड ये होता है कि जो बेटा आपकी बिगर वैल्यू है ना उसको आप ऊपर रख लिया करें, स्मॉलर वैल्यू को नीचे रख के डिवाइड कर दिया करें। तो 0.007 डिवाइडेड बाय 0.004, और रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है, 1.75 डिवाइडेड बाय 1.0। तो आप अगर इसको डिवाइड करके देख लें, ये बेटा कितने टाइम आपने इसका आंसर आ रहा है 1.75, और ये भी कितना आ रहा है 1.75। तो बता देखें, आपने जिस लिहाज जितनी कंसंट्रेशन चेंज की रिएक्टेंट की, रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना चेंज हुआ, ठीक है। लेकिन इसको बेटा आपने लिखना कैसे है, इसको लिखने का तरीका देखें, क्योंकि आप लोग अक्सर इसको लिख कर सही नहीं आते। तो आप ये बताएंगे, आपने पहले तो बताना है कौन से एक्सपेरिमेंट आपने सिलेक्ट किए। आप बताएंगे इन एक्सपेरिमेंट नंबर 1 एंड 2 रेट जो है बेटा, रेट वो कितने टाइम चेंज हो रहे हैं, देखें ये 1.75 टाइम चेंज हुए ना, तो रेट इंक्रीज हुआ है बाय 1.75 टाइम्स, रेट 1.75 टाइम इंक्रीज हुआ है। एंड कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन वो भी बेटा आपने कितनी चेंज की है, 1.75 टाइम। और ये भी बताएं कि ICL इज अनचेंज, कंसेंट्रेशन ऑफ ICL इज अनचेंज, ठीक है बेटा। ये आपने इस तरह बता देना है इसको, कि रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें कि वो कितने टाइम बढ़ रहा है और हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कितने टाइम आपने बढ़ाई है। अच्छा, इसी तरीके से यूज द डाटा इन द टेबल टू शो दैट द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ICL। अब देखिए ICL के लिहाज से अब आप कौन से दो एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, इसमें बड़े मुश्किल मुश्किल केस भी आती है, तो इसमें बहुत आसान पूछा हुआ है आपसे, जिसमें वो सारे ही चेंज कर रहा होता है एट अ टाइम। एक्सपेरिमेंट 4 और 5, यस, फाइजा ने बताया एक्सपेरिमेंट 4 और 5 अगर आप सिलेक्ट करें तो ये देखिए कि अनचेंज है ना हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो ये चेंजिंग आ रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से आ रही है, ICL की वजह से आ रही है। ICL की कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रिलेटिव रेट भी आपका चेंज होगा, ठीक है जी। तो अब बेटा देखें, यहाँ पर वही काम आपने करना है, बिगर वैल्यू को ऊपर रख के स्मॉलर से डिवाइड कर दें। तो एक्सपेरिमेंट यहाँ लिखेंगे आप, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 एंड एक्सपेरिमेंट नंबर 5, इनको कंपेयर कर रहे हैं। 0.007 डिवाइडेड बाय 0.005, और रेट क्या है 3.50 डिवाइडेड बाय 2.50। 1.4 टाइम जी, 1.4, और ये भी बेटा 1.4 हो रहा है। तो वही उसी तरीके से आप लिखेंगे। देखिए है ये फर्स्ट ऑर्डर ना, कि जो काम आपने जो काम आपने कंसंट्रेशन के साथ किया, रेट ऑफ रिएक्शन के साथ भी वही काम हो रहा है, ठीक है।
तो दोनों के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया, 1 आ गया। अब आ जाए बेटा इसकी रेट इक्वेशन। तो रेट इक्वेशन बड़ी सिंपल है, रेट इज इक्वल टू के। अब आईसीएल के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1, H2 के लिहाज से भी फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर 1, और 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो मैं 1 इसलिए यहां से रखता हूं। ये बेटा आपकी रेट इक्वेशन होती है, ठीक है जी। अगर आईसीएल के लिहाज से सेकंड ऑर्डर होता है तो मैं 2 लगाता यहाँ पर, और अगर किसी चीज के लिहाज से 0 ऑर्डर होता है ना, तो मैं उसके ऊपर पावर 0, और जब पावर 0 होगी तो वो क्या बन जाएगा, ऑटोमेटिकली 1 बन जाएगा। अच्छा, अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट पर। अब वो कह रहे हैं कि यूज द एक्सपेरिमेंट 3 टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ के। बट आपने के की वैल्यू निकालनी है जी। तो के का जरा फॉर्मूला सेट कर लें, के इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ आईसीएल और कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो के इज इक्वल टू रेट कितना है बेटा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 में, 2.50 डिवाइडेड बाय आईसीएल कितना आ रहा है बेटा, आईसीएल आ रहा है देखें ये 4 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -3 इनटू H2 कितना आ रहा है बेटा, 1.0 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -2। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा। अच्छा, यूनिट उसने नहीं कहा समझे, वो यूनिट भी कह रहा होता है, तो यूनिट भी देख लें कैसे निकालनी है। रेट है ना, रेट की यूनिट होती है बेटा मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड, और नीचे मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर और मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर। तो आप यूनिट्स खुद निकाल सकते हैं क्या करें। अच्छा बेटा इसका आंसर बता दें क्या आ रहा है जल्दी से। 62,500, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए जी। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, ये बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगता है। देखिए अब एक चीज पहले समझे ना, कि आपके पास ये जो रेट इक्वेशन आती है ना, रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स आते हैं कौन कौन से आ रहे हैं, आईसीएल और H2, इनकी पावर कितनी है, 1 1 ना, तो इसका मतलब है एक एक मोल। तो ये जो एक एक मोल आपके पास आ रहा है ना आईसीएल और एक मोल H2, ये रिएक्शन के मैकेनिज्म के स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है। ये कहां पर इन्वॉल्व है, ये जो आपका रिएक्शन हो रहा है बेटा उसके मैकेनिज्म के स्लो स्टेप में इन्वॉल्व है आईसीएल और H2। रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपके रिएक्शन के मैकेनिज्म के स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब ये अगर आपको बात आती होगी तो आप बड़े, अब आपको मैं रेट इक्वेशन यहां पर लिख देता हूं, ये रेट इक्वेशन आईसीएल और H2 है। अब आपने बेटा इसका एक मैकेनिज्म सजेस्ट करना है, यू शुड एज्यूम द मैकेनिज्म हैज 2 स्टेप। अच्छा 2 स्टेप पता है क्यों कह रहा है, क्योंकि ये 2 मोल है ना, आपने दोनों मोल को यूटिलाइज करना। अब जरा सुने कैसे मैं करता हूं जी। मुझे ये पता है कि स्लो स्टेप पे ना ये 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है और इनका एक एक मोल इन्वॉल्व है। तो पहले मैं इस तरह करता हूँ जी, आईसीएल प्लस H2। आपने यहाँ भी देखना है कि आपको बनाना क्या है, HCl और HI बनाना है, I2 बनाना है। अच्छा बेटा अब जरा आप खुद सोचें कि अगर मैं आईसीएल और H2 का रिएक्शन करवाता हूँ ना, और मैं इसको स्लो स्टेप एज्यूम करता हूँ 1 मिनट के लिए, स्लो स्टेप, तो 2 तो नहीं लूंगा ना, क्योंकि पावर 1 है तो 1 मोल आईसीएल मुझे लेना होगा, क्योंकि इस रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना बेटा, ये आपके स्लो स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं, आईसीएल और H2। ये देखिए अगर आईसीएल और H2 का मैं रिएक्शन करवाऊं तो आपके ख्याल में क्या बनेगा, एक HCl बनेगा नहीं बनेगा, और एक क्या बनेगा बेटा, एक ये HI बनेगा, है ना। अब आप एक और चीज देखें कि ये जो आपने बेटा HI बनाया है, जो आपने HI बनाया है, क्या HI आपके प्रोडक्ट में है, नहीं है। इसका मतलब है दिस इज द इंटरमीडिएट, ये सेकंड स्टेप में दोबारा यूज होगा, HI सेकंड स्टेप में दोबारा यूज होगा, राइट। तो इसको हम दोबारा यूज करते हैं। लेकिन दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा भाई, तो आप अगर अपनी मेन इक्वेशन में देखें तो आईसीएल के 2 मोल है, आईसीएल के कितने मोल है, 2 मोल है। तो अगर आईसीएल का दूसरा मोल आप यहां पर लें आप, और अब देखिए क्या बनेगा जी, HCl बनेगा और I2 बनेगा। और नीचे वाला रिएक्शन जो है ना, मैं इसको फास्ट स्टेप कहूंगा। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें HI यूज हो रहा है ना आपके। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा, लेकिन पहले इसको कंप्लीट तो होने दें एक दफा। अब देखिए क्या होगा, अब आपने इसको बैलेंस करके इस दोनों इक्वेशन कंबाइन करना है, ये HI से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा 2ICl और ये H2, इट गिव्स 2HCl और I2। तो ये आपकी देखें इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूं कैसे होगा।
देखें, पहली बात, आपको जब भी मैकेनिज्म लिखना होगा तो आपको रेट इक्वेशन पता होनी चाहिए। रेट इक्वेशन में वो आईसीएल ले रहा है और H2 ले रहा है, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि जो आपका जो स्लो स्टेप होगा ना बेटा, स्लो स्टेप, चाहे वो फर्स्ट हो या सेकंड हो, स्लो स्टेप के अंदर एक आईसीएल और एक H2 आप इसमें रिएक्शन कर रहे होंगे, बस ये दो ही होंगे, तीसरा कोई नहीं होगा। तो हम पहले स्लो स्टेप करके देखते हैं ना। हमने पहले स्लो स्टेप में आईसीएल का 1 मोल क्यों लिया, क्योंकि इसकी पावर 1 है ना, जितनी यहाँ पावर होती है उतने मोल होते हैं स्लो स्टेप में। तो आईसीएल और H2 का रिएक्शन हुआ, HCl बना और HI बना। लेकिन आपने जब अपने प्रोडक्ट की तरफ देखा तो HI तो उसमें है ही नहीं, तो आपको यहां से पता चल गया कि ठीक है, HI सेकंड स्टेप में यूज हो रहा है, दोबारा बना है लेकिन यूज हो जाएगा। लेकिन दूसरा कौन सा मॉलिक्यूल होगा जी जो उससे रिएक्शन करेगा? अब ये फास्ट स्टेप आपको, क्योंकि स्लो स्टेप तो एक ही होता है ना, अब ये फास्ट स्टेप होगा बेटा। दूसरा मॉलिक्यूल कौन सा होगा आपको पता चलेगा यहां से कि ये आईसीएल के 2 मोल यूज हो रहे हैं, 2 आईसीएल ना। आपने तो अभी तक एक आईसीएल यूज किया, इसका मतलब है जो दूसरा मोल था ना आईसीएल का, वो फास्ट स्टेप में यूज होगा ऐसे। अब इसके आप रिएक्शन करवाएं तो आपको HCl, ये जी। अब आप जरा देखें कि आपके पास HCl 2 मोल बन रहे हैं, तो बेटा ये 2 मोल बन गए ना HCl के, 1 मोल ये ऊपर है और 1 मोल ये नीचे। HI से कैंसिल हो रहा है और ये 2ICl बेटा 2 मोल है, H2 है और ये I2 बन रहा है। ठीक है, तो एक स्टेप में आप ये लिख देंगे, दूसरे में ये लिख देंगे, राइट। अच्छा, 1 मिनट, जरा 1 मिनट बेटा वेट कीजिएगा। अच्छा बेटा, अब जरा आगे चले। An alternative method is used to show that reaction is first order. ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है जी। An alternative method is used to show that reaction is first order with respect to H2. This method uses a large excess of ICl and measure how the concentration of H2 varies with the time. पहले तो ये समझ लें ये क्या बात कह रहा है। देखिए बेटा, जब भी आप ना किसी रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहे होते हैं, तो आप दोनों रिएक्टेंट के लिहाज से इकट्ठा रेट ऑफ रिएक्शन मेजर नहीं कर सकते। आपने ये देखना है ना कि H2 के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो आपको आईसीएल को कांस्टेंट रखना होता है ना। हम क्या करते थे ऊपर भाई, हम कहते थे कोई से 2 ऐसे एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट करो जिसमें H2 चेंज हो रहा हो, आईसीएल चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसा वैसे पॉसिबल है कि एक्सपेरिमेंट 1 और 2 जो आपने बेटा लिए, अगर H2 चेंज हो रहा है और आईसीएल कांस्टेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता ना। कैसे कांस्टेंट है भाई? जब रिएक्शन हो रहा है, जब आपका बेटा रिएक्शन हो रहा होगा, तो दोनों ने आपस में रिएक्शन करना है ना। या तो ये कि आप इनिशियल लें, लेकिन ड्यूरिंग द रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। जब आप ड्यूरिंग द रिएक्शन देखना चाहते हैं कि H2 के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन कैसे चेंज हो रहा है, तो अब वो ये कहता है कि आपने जब भी रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर करना है, तो आप सपोज हाइड्रोजन के लिहाज से रेट ऑफ रिएक्शन देखना चाहते हैं, तो दूसरे वाले रिएक्टेंट को आप कांस्टेंट रखेंगे। पता है कैसे रखेंगे? कह रहा है दूसरे रिएक्टेंट को आप इतना ज्यादा एक्सेस में ले लें, दूसरा रिएक्टेंट जो है ना आईसीएल, उसको इतना ज्यादा एक्सेस में ले कि उसके अंदर जो चेंज हो वो ना होने के बराबर हो। उसके अंदर जो चेंज आ रही हो वो ना होने के बराबर हो। वही बात जिस तरह केस टैप के अंदर आप कहते थे कि जो वाटर बन रहा है ना, उसको आप केस टैप का हिस्सा नहीं बनाते थे। क्यों? आप कहते थे वाटर आपका सॉल्वेंट है, थोड़ा सा वाटर अगर और भी बन गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए आप उसको चेंज जो हो रहा है ना वाटर की कंसेंट्रेशन, उसको आप केस टैप का हिस्सा नहीं बनाते। इसी तरीके से ये कह रहा है कि जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन बेटा फाइंड आउट कर रहे होते हैं एक रिएक्टेंट के लिहाज से, तो दूसरा रिएक्टेंट आप इतना ज्यादा एक्सेस में लेते हैं जानकर, ताकि उसकी अमाउंट तकरीबन कांस्टेंट रहे। ठीक है, तो ये बात वो यहाँ कह रहे हैं। देखिए, an alternative method is used to show that reaction is first order with respect to H2. This method uses a large excess of ICl and measure how the concentration of H2 varies with the time. अब उसने ICl बहुत ज्यादा एक्सेस में लिया है और H2 के लिहाज से वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन मेजर कर रहा है। डिस्क्राइब टू वेज ऑफ यूजिंग दीज रिजल्ट्स, describe two ways of using these results to show that
रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2। कह रहे जी आप इन रिजल्ट्स को, ये जो ऊपर टेबल में उसने आपको दिया है, इन रिजल्ट्स को आप यूज करते हुए बताएं कोई से दो मेथड कि जिससे आप ये प्रूफ करें कि हाइड्रोजन के लिहाज से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है। तो पता है क्या करेंगे बेटा, आप ग्राफ्स इसके प्लॉट करें, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। मैं आपको तीनों बनाकर दिखाता हूं जल्दी से। जी बेटा, हाफ लाइफ कांस्टेंट वाला जो हम पढ़ते हैं उसमें कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में अभी बात कर रहा हूं, कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, देखिए बेटा ये जो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है ना, अगर फर्स्ट जब आप इसमें प्लॉटिंग करेंगे ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो आपकी प्लॉटिंग होगी वो ऐसी होगी, ये इसमें आप जब हाफ लाइफ निकालते हैं ना बेटा, कि यहां से यहां तक कितना टाइम लगा, आप कहेंगे जितना टाइम लगा, फिर इसका जो नेक्स्ट हाफ है इसके कितना टाइम लगा, आप कहेंगे जितना टाइम। तो ये जो हाफ लाइफ नीचे आ रही होंगी वो कांस्टेंट होती है। अभी सिर्फ सुन ले, मैं आपको बताऊंगा लिखना क्या। तो एक तो बेटा आप कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे और हाफ लाइफ क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये एक वे हो गया, राइट। आपको पता है ना कि जो सेकंड ऑर्डर होता है उसमें ये जो कर्व है ये ज्यादा डीपर होती है, उसमें फर्स्ट हाफ लाइफ शॉर्टर होती है, सेकंड हाफ लाइफ ग्रेटर होती है। तो ये तो एक वे। दूसरा तरीका पता है क्या है बेटा, आप ग्राफ ड्रॉ करें तो कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ है। सेकंड वे, आप कंसंट्रेशन और रेट इनके दरमियान बेटा ग्राफ को ड्रॉ करें। रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन के दरमियान ये, इधर आपकी होगी जी कंसंट्रेशन मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर, और इधर आपके पास है रेट मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर पर सेकंड। क्या होता है जी फर्स्ट ऑर्डर में, मतलब फर्स्ट ऑर्डर तो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना कि जितनी कंसंट्रेशन बढ़ाई रेट भी उतना बढ़ा। तो बताएं इसमें किस तरह की आपके पास लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये दो वे हो गए या नहीं हो गए जी। अब जरा आप बताएं यहाँ क्या लिखना है, डिस्क्राइब टू वेज ऑफ यूजिंग दीज रिजल्ट्स टू शो दैट रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 कंसंट्रेशन। अगर H2 के लिहाज से फर्स्ट था तो आप कहेंगे कि प्लॉट अ ग्राफ, आपने प्लॉटिंग करनी है ऊपर जो वैल्यूज है उसकी, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 अगेंस्ट टाइम। यहां बेटा आप H2 ले लें अगेंस्ट टाइम, तो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H2 अगेंस्ट टाइम। क्या होगा जी, होगा ये कि you will get the constant half life, you will get constant half लाइफ। हाफ लाइफ बेटा कांस्टेंट होगी, ठीक है। अच्छा अब जरा आ जाए जी आगे, और क्या तरीका हो सकता है। अगर आप बेटा इसमें करें प्लॉट अ ग्राफ ऑफ रेट, रेट बेटा होगा और किसके अगेंस्ट, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H2। तो इसमें क्या होगा बेटा, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, you will get a straight line passing through the origin, passing through the origin। तो ये बेटा आपने इसमें दो तरीके बता रहे हैं कि आप इन दो तरीकों से ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन वो फर्स्ट है। अच्छा ये मैं आपको बता चुका हूं, एक्सप्लेन द रीजन फॉर यूजिंग अ लार्ज एक्सेस ऑफ ICl, ताकि बेटा कंसंट्रेशन ऑफ HCl जो है ना वो चेंज ना हो, कांस्टेंट रहे, ठीक है। HCl डज नॉट चेंज बेटा। अब अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में लेंगे ना तो ICl अगर चेंज भी होगा तो वो ना होने के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, a chemical reaction may be speed up by the presence of catalyst, why catalyst increases the rate of chemical reaction। बच्चों वाला क्वेश्चन आपने इसमें बता देना है कि catalyst creates a new path having lower activation energy। ये कोई नहीं लिखेगा कि catalyst decreases the activation energy, ये लिखा तो गलत होगा।
ये नहीं लिखना कि कैटलिस्ट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी बेटा, आपने लिखना है कि कैटलिस्ट क्रिएट्स अ न्यू पाथ हैविंग लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। अब आ जाए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन है जो ओ लेवल्स के बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। आपको याद होगा, आपने जो ओ लेवल्स में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी थी वो यही थी। इसमें हम सेल बना लेते हैं, थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है बेटा, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है ना। जी बेटा, एनसीईआरटी कह रही हैं आप। ये बेटा आपका पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा, पहले में देखिए क्या है, NaOH। अच्छा, आपको पता है क्या, इस चक्कर में ना पढ़ा करें कि पॉजिटिव एनोड होता है या नेगेटिव नहीं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, ये याद रखें बस, एन ऑक्स। कैथोड पर रिडक्शन होती है, ये याद रखें। अगर आप ये चीज याद करेंगे ना कि पॉजिटिव इज एनोड, नेगेटिव इज कैथोड, तो आप फिर जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे वहां तो ये साइन स्विच हो जाते हैं। वहां तो नेगेटिव इज एनोड, पॉजिटिव इज कैथोड, इसलिए वहां पर आपको मसला होता है। आप ये याद रखें, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगी, चाहे जो से मर्जी सेल हो। अब बेटा देखिए आपके पास आइंस कौन से हैं, NaOH एक्वस, Na+, OH-, H+ और OH-। अच्छा, मैं आपको रिकमेंड करूंगा इन क्वेश्चंस के लिए आपको वही इलेक्ट्रोकेमिकल जो एक रिएक्टिविटी सीरीज थी वो आपको याद होनी चाहिए बेटा। बेटा ये तो आपकी मर्जी है, इनसे आप किसी एक टर्मिनल को, एक इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, एक को नेगेटिव से, तो आपकी मर्जी है ना। अभी तो मैंने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया। आप बेशक पॉजिटिव को राइट पर कर दें, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे वो पॉजिटिव, जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव से करेंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके लिए आपको ये जो ओ लेवल्स में आपने याद किया था ये दोबारा इससे याद होना चाहिए। सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और हाइड्रोक्साइड, ये और पॉजिटिव भी, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। कम से कम ये तो बेटा याद करें ना। और इसमें याद रखें, कुछ जोन से आइंस जितने नीचे आएंगे वो उतना रेडिली डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज होने का मतलब है न्यूट्रल होना। जोन से आइंस जितने नीचे आ रहे हैं वो उतना रेडिली डिस्चार्ज होंगे। डिस्चार्ज होने का मतलब है न्यूट्रल होना। और न्यूट्रल कैसे होंगे जी, OH कैसे न्यूट्रल होगा, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडाइज होकर। कॉपर कैसे न्यूट्रल होगा, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, ये रिड्यूस होकर न्यूट्रल होगा, डिस्चार्ज होगा, ठीक है। अब आप जरा देखें कि ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपने बेटा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ किसको लेके जाना है, OH को। OH इज नेगेटिव ना, तो OH जाएगा इधर। तो ये इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, डाटा बुकलेट में भी वैसे लिखी होती है। 4OH इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है बेटा। तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ऑक्सीजन होगा ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल पर क्या बन रहा है, अच्छा ये क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन हो रही है, रिडक्शन हो रही है, पहले ये बता दे। दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है ना, तो ये ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन कहां पर होती है, एनोड पर होती है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एनोड यहां पर पॉजिटिव है। और कौन सी गैस बन रही है, ऑक्सीजन, तो आप यहां लिख देंगे जी एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनी है, ठीक है जी। एनोड पर ऑक्सीजन गैस बन रही है। कैथोड पर क्या होगा, सुने, देखिए मैंने आपसे कहा है कि जोन साइन जितना नीचे आएगा वो डिस्चार्ज होगा। अब यहाँ पर आपके पास दो पॉजिटिव आइंस है ना, एक Na और एक H+। ये Na है बेटा और ये H+ है। जो जितना नीचे होगा वो उतना रेडिली डिस्चार्ज होगा। तो हाइड्रोजन आइन डिस्चार्ज होगा, हाइड्रोजन आइन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाएगा, H2 गैस बनाएगा। तो कैथोड पर H2 बनेगा बेटा, कैथोड पर रिडक्शन होगी, राइट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से बेटा दूसरा वाला आप खुद करने भी, दूसरा वाला शाबाश खुद कर ले, कि वो कह रहा है जी कॉपर क्लोराइड एक्वस। जब एक्वस लेगा तो बेटा वाटर के आइंस भी बनाना है आपने। Cu2+ है, Cl-1 है, H+ है और OH- है। अब देखिए ये नेगेटिव आइन दो है, OH और Cl। OH और Cl, ये देखो कौन नीचे आ रहा है जी ज्यादा, OH, तो OH विल डिस्चार्ज। पॉजिटिव के पास OH जाएगा, वही इक्वेशन 4OH 2 मोल्स ऑफ वाटर प्लस O2 और 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए ऑक्सीडेशन हो रही है एनोड पर, तो ऑक्सीजन गैस बन रही है ना बेटा, तो यहां पर आप लिखेंगे O2। अब आप यहां देखें कि यहां कौन जा रहा है जी, पॉजिटिव टर्मिनल पर।
Cu और H+, जो नीचे आएगा वो जाएगा। Cu और H+ में कौन नीचे आ रहा है? कॉपर 2 नीचे आ रहा है बेटा, तो कॉपर 2 डिस्चार्ज होगा। Cu2+, 2 इलेक्ट्रॉन, Cu सॉलिड। तो बेटा क्या बनेगा इधर? कॉपर बनेगा। Cu पिंक कलर का कॉपर डिपॉजिट होगा। अच्छा, इसी तरीके से बेटा मैग्नीशियम क्लोराइड कंसंट्रेटेड, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनने। कंसंट्रेटेड में जब बेटा वो कंसंट्रेटेड लेगा ना, एक बात सुन ले, जब भी वो कंसंट्रेटेड लेगा तो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का इफेक्ट एनाइंस पर होगा, केटाइंस पर नहीं होगा। क्या मतलब है? सुने। इस दफा उसने लिया है Mg2+, Cl-, H+ और OH-। अब कंसंट्रेटेड है ना, तो OH जाएगा या Cl जाएगा? कंसंट्रेटेड है बेटा, तो मैं कह रहा हूं कि Cl जाएगा, OH नहीं जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेटेड होने का मतलब है कि क्लोराइड आइंस आर मोर। जब मोर क्लोराइड आइंस हैं तो क्लोराइड आइंस, अच्छा ये तो एनाइंस का हो गया, पहले केटाइंस का बेटा कर। चले पहले अब यही कर लेते हैं कि एनोड पर कौन जाएगा। ठीक है, एनोड इज पॉजिटिव, तो कौन जाएगा? OH या Cl? बेटा वैसे तो OH को जाना चाहिए था ना, OH आइन नीचे आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो ये पहले डिस्चार्ज होगा, लेकिन अब कंसंट्रेटेड होने की वजह से OH नहीं जाएगा, क्लोराइड जाएगा, तो क्लोराइड Cl2 में और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटा, ग्रीनिश येलो कलर की गैस बनेगी Cl2। अब मेरी बात फिर सुने गौर से, मैंने कहा कि कंसंट्रेशन का इफेक्ट एनाइंस पर होगा, केटाइंस पर नहीं होगा। केटाइंस पर आपने वही रेगुलर सीरीज फॉलो करनी है, जो नीचे आ रहा है वो जाएगा। तो अब बेटा देखें यहां पर मैग्नीशियम आइन या H आइन, कौन नीचे आ रहा है? ये H है, ये मैग्नीशियम बेटा। हाइड्रोजन नीचे आ रहा है, तो हाइड्रोजन को आप लेके जाएंगे कैथोड पर, H+ इलेक्ट्रॉन और H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है जी। अब आ जाए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा आसान है, इसलिए मैं इसको जल्दी से बेटा यहीं पे बता देता हूँ। वो कह रहा है कि जिंक ब्रोमाइड है, मोल्टन। ठीक है, और ये एक रिडॉक्स प्रोसेस है। आइडेंटिफाई द आयन दैट इज ऑक्सीडाइज एंड द आयन दैट इज रिड्यूस। बेटा जिंक मोल्टन का मतलब है इस तरह है, ये Zn2+ और Br-1। ठीक है, इनका रिएक्शन होना है। ब्रोमाइड क्या करेगा बेटा? ब्रोमाइड विल लूज द इलेक्ट्रॉन ना। देखें, जब भी एक रिडॉक्स प्रोसेस, जब भी ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना बेटा, जब भी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, आप अपने आयोनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करते हैं, और जो आपका आयोनिक कंपाउंड है वो किस में जाता है? एलिमेंट्स पे चला जाता है। आपका आयोनिक कंपाउंड किस में कन्वर्ट होता है? एलिमेंट्स में। तो जिंक ब्रोमाइड में जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो Zn2+ जिंक में जाना चाहिए, Zn2+ को किस में जाना चाहिए? जिंक में, और ब्रोमाइड को किस में जाना चाहिए? ब्रोमीन में। तो कैसे जाएंगे जी, जरा देखिए। ब्रोमाइड आइन अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा ना बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, Br2 में जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन। ये क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है। अच्छा बेटा अब देखें, जो जिंक है उसमें क्या हो रहा है? Zn2+ ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, और ये क्या बना रहा है? Zn मोल्टन लिक्विड फॉर्म में बना रहा है। दिस इज रिडक्शन। ठीक है जी, ये काम हो रहा है इसमें। डिस्क्राइब वन विजुअल ऑब्जर्वेशन दैट वुड बी मेड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। बेटा ब्रोमीन का बता दे कि ब्रोमीन के जो है ना रेडिश ब्राउन वेपर्स बनेंगे, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ ब्रोमीन। बेटा मोल्टन, मोल्टन होगा, क्योंकि बहुत इतना हाई टेम्परेचर है। जिंक ब्रोमाइड को तो आपने मेल्ट किया हुआ है ना, तो ये आपके पास लिक्विड फॉर्म में बनेगा। ठीक है, जिंक लिक्विड फॉर्म में आपको मिलेगा। ये भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि जिंक लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है, लेकिन ब्रोमीन का ज्यादा प्रोमिनेंट आपको नजर आएगा कि ब्राउन वेपर्स बनते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज फॉर 50 मिनट्स। इस तरह देखें, डायग्राम बनाना लाजमी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये रिएक्शन हो रहा है। इधर सल्फ्यूरिक एसिड लिया हुआ है ना, तो H आइन है, SO4 2- है, और वाटर के H आइन और OH-। वो कह रहे जी कि ये OH इधर जाएगा बेटा, हाइड्रोजन इधर जाएगा, राइट। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 50 मिनट्स and a current 1.2 ampere, a different gas is collected at each electrode। यहाँ पर बेटा ऑक्सीजन गैस बनेगी,
और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस बनेगी, है ना, ऐसी होगा ना। OH की इक्वेशन अभी मैंने आपको लिख के भी बताई, 4OH इट गिव्स वाटर प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और H आयन हाइड्रोजन गैस बनाएगा। A different gas is collected above each electrode. The volume of the two gases are measured under room condition. Calculate the maximum volume of the gas that could be collected at cathode. आपने बेटा बताना है, ये बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे कि पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। यस बेटा, अगर आप इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अच्छा बेटा देखिए, आपने बताना है कि हाइड्रोजन गैस कितनी बनी है, तो इसकी इक्वेशन बना लेना तो ज्यादा अच्छा होता है। H प्लस इलेक्ट्रॉन इट गिव्स H2, ठीक है जी, ये इक्वेशन है इसकी कि H2 गैस बन रही, कह रहा है कितनी H2 गैस बन रही है, ये आपने बताना है। वैसे अगर आप इस इक्वेशन को इंटरप्रेट करें ना, तो आपको ये समझ आनी चाहिए, देखें इक्वेशन कैसे इंटरप्रेट होगी। 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन, 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये कितने कितने मोल हाइड्रोजन गैस बन रही है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यही है ना बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 96,500। ये पता है सबको कि चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500। ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 96,500 कूलम्स टाइम्स 2, इतना बेटा आपने चार्ज दिया है, इतने कूलम्स, तो कितना वॉल्यूम बना होगा 1 मोल गैस एट रूम टेम्परेचर, 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये देखेंगे, अगर आप इतने कूलम चार्ज दिए ना 96,500 टाइम्स 2, तो फिर इतनी गैस बनती है। आपने कितना चार्ज दिया बेटा, Q इज इक्वल टू IT करके जरा अपना चार्ज तो निकाले। Q इज इक्वल टू I टाइम्स T। करंट है 1.2, टाइम कितना है 50 मिनट्स, इसको सेकंड्स में जाना है, मिनट्स है, इसको सेकंड में बेटा करना है, तो आपके पास आ जाएगा 3600 कूलम्स। आपने बेटा 3600 कूलम दिया है। अब जरा देखिए, मैं इसको फिर से कर लेता हूँ जरा, 96,500 टाइम्स 2, ये आ रहा है इधर 193,000। अब यहाँ रेशियो में बना रहा हूँ बेटा, यहाँ पर है चार्ज और ये वॉल्यूम। चार्ज इक्वेशन में कितना आपने दिया, ये मैं यहाँ से लिख लेता हूँ, 193,000 कूलम चार्ज 24,000 क्यूबिक सेंटीमीटर गैस दे रहा है बनाकर। 3600 कूलम चार्ज कितनी देगा, x, तो x यहां से निकाल ले, 24,000 टाइम्स 3600 डिवाइडेड बाय 193,000। फोर 47.6, तो 448। ठीक है बेटा, 448 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, बस ये बेटा हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4 तक, ताकि क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड इंशाल्लाह कल की क्लास में होगा। कोशिश करेंगे कि आप क्वेश्चन नंबर 5 खुद कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 खुद कीजिएगा, ताकि हमारी डिस्कशन जल्दी हो जाए। राइट एन इक्वेशन इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल फॉर द रिएक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन अ सैंपल ऑफ एनहाइड्रस कैल्शियम नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली इन अ टेस्ट ट्यूब। बट ये भी आपको पता चल रहा होगा कि AS इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आया हुआ है। कैल्शियम नाइट्रेट ग्रुप 2 के जो मेटल नाइट्रेट होते हैं और जो ट्रांजिशन मेटल नाइट्रेट होते हैं, आप जब भी उनको डिकम्पोज करेंगे मेटल ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है और हाफ मोल ऑक्सीजन गैस बनती है। और बेटा आपने यहाँ पर इंक्लूडिंग द स्टेट सिंबल सॉलिड, सॉलिड, गैस, गैस और ये NO2 ब्राउन वेपर्स आपको दिखेंगे। और यहाँ पर बेटा ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है और 2 मार्क्स की ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। पहले तो आप बताएंगे ब्राउन गैस ड्यू टू दी फॉर्मेशन ऑफ NO2, ठीक है बेटा। और व्हाइट सॉलिड क्यों बनेगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड की वजह से ना, तो व्हाइट सॉलिड आपको मिलेगा एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अब आ जाए सॉल्युबिलिटी के ऊपर बेटा, इस पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। सॉल्युबिलिटी देखें, किसी भी आयोनिक कंपाउंड को अगर आपने डिसॉल्व करना है वाटर के अंदर, आयोनिक कंपाउंड इस तरीके से होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। बट अगर आपने किसी आयोनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व करना है, तो क्या इसका ये लैटिस ब्रेक डाउन करना होगा या नहीं करना होगा, लैटिस ब्रेक डाउन करना होगा। तो एक फैक्टर आपको पता चल रहा है कि लैटिस एनर्जी, कि आपको ये लैटिस ब्रेक करना है और इसके लिए एनर्जी चाहिए। दूसरी चीज सॉल्युबिलिटी के लिए, अब अगर ये पॉजिटिव आयन बन गया या नेगेटिव आयन बन गया, ये वाटर में वाटर में डिसॉल्व कैसे होगा, कि वाटर इसको बेटा आकर सराउंड करता है,
ऐसे देखें, वाटर ना ऐसे सराउंड करेगा इसको आकर। इस सराउंडिंग को क्या कहते हैं जी? जब किसी भी पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन को वाटर इस तरह आकर सराउंड करे तो इसको क्या कहते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये दो चीजें बेटा आपको पहले तो याद रखनी है कि किसी भी सॉल्ट की सॉलिबिलिटी के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। एक कि उस सॉल्ट को पहले आपने गैसियस आयन में ब्रेक डाउन करना है, दैट इज द लैटिस एनर्जी। दूसरा फैक्टर, ये जो आप ये गैसियस आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां से जो एनर्जी रिलीज होगी इसको आप बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। अब मेरी बात सुनिए, एक और सॉलिबिलिटी के लिए ये दो काम हो रहे हैं ना, मतलब सॉलिबिलिटी में दो काम होंगे, एक लैटिस एनर्जी और दूसरा हाइड्रेशन एनर्जी। अच्छा बेटा, ये जो लैटिस एनर्जी है ये पॉजिटिव में होनी चाहिए ना? वैसे तो आपके सिलेबस में जो लैटिस एनर्जी है उसकी डेफिनेशन आपने हमेशा विद रिस्पेक्ट टू नेगेटिव लिखनी है कि एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ आयोनिक कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स गैसियस आयन। लेकिन यहाँ पर आप उल्टा काम कर रहे हैं, अपने आयनिक सॉलिड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं गैसियस आयन में, इसलिए यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो अब अगर आपसे वो डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए तो आप पता क्या बताएंगे कि दो चीजों को आपने ऐड करना है, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन। तो लैटिस एनर्जी प्लस माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। मैंने हाइड्रेशन एनर्जी के साथ माइनस का साइन जी बेटा, ये जो मैंने अभी आपको लैटिस एनर्जी बताई है, दिस इज द लैटिस एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन आपको एग्जाम में जब भी लैटिस एंथैल्पी की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आपने लैटिस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिहाज से बताना होगा आंसर। अब बेटा देखिए, मैंने इन दोनों को ऐड किया है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी के साथ माइनस का साइन पता है क्यों लगाया है? कि जो पॉजिटिव आयन है ना, इसको वाटर सराउंड कर रहा है ना, पॉजिटिव आयन को वाटर सराउंड कर रहा है, तो एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इसका फॉर्मूला बेटा ये बनेगा, याद कर लिया आज के बाद, डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी माइनस हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है। और एक और चीज भी याद रखें कि इफ डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन इज नेगेटिव देन सॉल्ट इज सॉल्युबल। सॉल्ट क्या होगा बेटा? फिर सॉल्युबल होगा। अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन नेगेटिव है देन सॉल्ट इज सॉल्युबल, और अगर नेगेटिव नहीं है तो सॉल्ट इज नॉट सॉल्युबल। अब आपको कुछ और बातें एक्सप्लेन करनी। वो ग्रुप 2 के सल्फेट पूछ रहे बेटा, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट। आप लोग मुझे ये बताएं, मैंने अभी आपको ये कहा कि सॉल्ट ब्रेक करने के लिए ना यू नीड लैटिस एनर्जी। पहले उनको आयंस को तो तोड़ेंगे ना, आयंस को तोड़ने के लिए लैटिस एनर्जी। बेटा कहां पर आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए इनके आयंस को तोड़ने के लिए? कहां पर इन आयंस को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी? मैग्नीशियम का साइज छोटा है, वो सल्फेट को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। कैल्शियम का साइज बिगर हो रहा है, सल्फेट को थोड़ा कम अट्रैक्ट करेगा। बेरियम का साइज और बिगर है, तो सबसे वीक अट्रैक्शन इधर है, तो लेस लैटिस एनर्जी। सबसे जो कम लैटिस एनर्जी होगी ना बेटा, वो बेरियम सल्फेट के लिए होगी। ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये होगी कि लैटिस एनर्जी डिक्रीज हो रही है। लैटिस एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीजेस। अब आप जरा ये देखें कि जब बेटा लैटिस एनर्जी तो डिक्रीज हो रही है, मान लिया हमने, अब ये मैग्नीशियम आयन बन गया, कैल्शियम आयन बन गया, स्ट्रोंशियम आयन बन गया और बेरियम आयन बन गया। वाटर को कौन स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा? मैग्नीशियम आयन, क्योंकि साइज छोटा है ना, चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। बेरियम आयन वाटर को लेस अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब है हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी भी डाउन द ग्रुप कम होती जा रही है। तो आपने बेटा क्या बताना है, अब जरा सुने। मैंने ये बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इसका डिटेल जो है ना, फिर आपको मेरा लेक्चर सुनना होगा अगर आपने डिटेल में जाना है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन दी सॉल्युबिलिटी। पहले आप ट्रेंड बताएं कि ग्रुप 2 सल्फेट्स solubility of group 2 sulfates decreases down the group। ठीक है जी, पहले तो एक स्टेटमेंट ये होगी। अब आप आगे ये बताएं क्यों हो रहा है। तो क्योंकि दो फैक्टर्स होते हैं सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए। तो दूसरे फैक्टर अब बताएं कि लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी बोथ डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। बेटा दोनों कम हो रहे हैं ना, डाउन द ग्रुप आप आएंगे लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रहा है और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो भी कम हो रहा है। ठीक है। अब आप जरा सोचें बेटा, अब आपने बड़े ध्यान से इस फॉर्मूले की बेस पर 2 नंबर आपको इस फॉर्मूले से मिलेंगे। आपको मैं बताता हूं कैसे। आपको मैंने ये कहा
कि अगर डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन नेगेटिव में आ रहा है ना तो सॉल्ट इज सॉल्युबल। देखें इस फॉर्मूला के ना दो हिस्से हैं, ये बात ध्यान से सुननी है बेटा। एक लैटिस एनर्जी है जो कि पॉजिटिव में आ रहा है और एक हाइड्रेशन एनर्जी है जो माइनस में आ रहा है। और सल्फेट की सॉल्युबिलिटी क्या आ रही है बेटा? लेस सॉल्युबल है ना डाउन द ग्रुप, तो इसका मतलब डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव में आ रहा है, इसका लेस सॉल्युबल। अब लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रही है बेटा, ये कम हो रही है डाउन द ग्रुप। हाइड्रेशन एनर्जी भी बेटा कम हो रही है डाउन द ग्रुप। आपने ये बताना है कि ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में कब होगा? जब ज्यादा क्या चीज कम हो और कम क्या चीज कम हो। या मैं इसको इस तरह रिफ्रेश करता हूं, सॉल्युबिलिटी बेटा क्या हो रही है डाउन द ग्रुप? कम हो रही है सल्फेट्स की। सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है? सल्फेट्स की डाउन द ग्रुप कम हो रही है, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए है दो फैक्टर, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। बेटा अब ये जो लैटिस एनर्जी है ना, लैटिस एनर्जी ये डाउन द ग्रुप कम तो हो रही है लेकिन इतने ज्यादा एक्सटेंट से कम नहीं हो रही। ये बात आपने समझनी है कि लैटिस एनर्जी डिक्रीजेस बाय अ स्मॉलर एक्सटेंट। पहले मैं यहां लिखता हूं, तीसरी स्टेटमेंट में जो लिख रहा हूं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस बाय लेसर एक्सटेंट। देखें इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूं बेटा, अगर आइंस के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी, अगर आइंस के दरमियान अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर होगी तो सॉल्ट सॉल्युबल होगा, लेस सॉल्युबल होगा। अगर आइंस के दरमियान, इन आयोनिक कंपाउंड की बात हो रही है, इन इस आयोनिक कंपाउंड में आइंस के दरमियान अगर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो सॉल्ट आपका कम सॉल्युबल होगा ना। डाउन द ग्रुप लैटिस एनर्जी कम तो हो रही है लेकिन वो कह रहे हैं सल्फेट के केस में जो लैटिस एंथैल्पी है ना वो इतनी ज्यादा कम नहीं हो रही, मतलब ये ग्रेजुअली कम कर रहा है, इतना ज्यादा कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये मैंने लिखा है कि डाउन द ग्रुप लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस बाय अ लेसर एक्सटेंट। अब मुझे ये बताएं, लैटिस एंथैल्पी भी कम हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो रही है, लेकिन लैटिस एंथैल्पी ना इतनी ज्यादा कम नहीं हो रही, थोड़ी थोड़ी रेशो से कम हो रही है। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा कम हो रही है। तो बताएं ओवरऑल आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आना चाहिए या नेगेटिव में आना चाहिए? ओवरऑल आंसर आपका बेटा पॉजिटिव में आना चाहिए या नेगेटिव में? एक आपका फैक्टर पॉजिटिव है, एक आपका फैक्टर नेगेटिव है। जी बेटा इसको दोबारा सुने ना, क्योंकि मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है कि आप लोग इसको अंडरस्टैंड पता नहीं कर रहे हैं या नहीं। डेल्टा एच नॉट ऑफ सोल्यूशन के अंदर दो चीजें, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों ने कम होना है, दोनों ने क्या होना है? कम होना है। अच्छा, नेगेटिव के कम होने का मतलब ये नहीं है कि ये मोर नेगेटिव होगा, नहीं भाई। नेगेटिव के कम होने का मतलब है इसने जीरो पर आकर प्लस भी हो सकता है, प्लस तो नहीं होगा लेकिन ये जीरो पर या -1 तक आ सकता है। और पॉजिटिव के कम होने का मतलब है कि ये भी बेटा कम होकर +1 तक आ सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये ग्रेजुअली कम हो रहा है, लैटिस एनर्जी ग्रेजुअली कम हो रहा है, हाइड्रेशन एनर्जी रैपिडली कम हो रही है। तो ओवरऑल आपका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव में आएगा। इसलिए आप यहां पर ये लिख रहे हैं कि डेल्टा एच नॉट ऑफ लैटिस एंथैल्पी डिक्रीजेस बाय लेसर एक्सटेंट, हेंस डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन विल बी मोर एंडोथर्मिक। क्या होगा? मोर एंडोथर्मिक होगा। आपके पास जो डेल्टा एच नॉट ऑफ सॉल्यूशन है उसका आंसर प्लस में आएगा और सॉल्ट आपका लेस सॉल्युबल होगा। बेटा अगर आपको ये सॉल्युबिलिटी वाला फैक्टर डिटेल में समझना है तो इसके लिए मेरी रिकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बनी हुई है A2 की, उस प्लेलिस्ट में जाएं तो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी का अलग से एक लेक्चर है, उसको आपने सुन लेना है जी। बेटा लेस एक्सो भी कह सकते हैं, मोर एंडो भी कह सकते हैं, ठीक है फाइजा। ठीक है जी, आज की क्लास में इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।